नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास दोस्तों, समझते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत दोस्तों, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्यतः तीन स्रोत हैं। कौन कौन सा? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों पुरातात्विक स्रोत के बारे में, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, स्थापत्य कला, चित्रकला, मुद्राएं आदि को शामिल किया गया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको अगर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, समझिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों अभिलेख के बारे में। समझिए, अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेखों का उल्लेख मुख्यतः शिलाओं, स्तंभों, ताम्र पात्रों आदि पर प्राप्त होता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख दोस्तों बोगाज कोई है, जो मध्य एशिया में पाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है दोस्तों? बोगज कोई। ठीक है, इसमें वैदिक कालीन देवता इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि बोगज कोई अभिलेख में दोस्तों क्या क्या चीज़ का प्राप्त होता है? देवता इंद्र का प्राप्त, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं आगे, समझिएगा। देखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख दोस्तों अशोक के अभिलेखों को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का जो सबसे प्राचीनतम माना जाता है वो अशोक के अभिलेखों को माना जाता है। अशोक के अभिलेख दोस्तों मुख्यतः ब्राही तथा खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुए हैं। ब्राही तथा खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुए। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये आपको ध्यान रखना है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि अशोक के अभिलेखों को महत्वपूर्ण अभिलेख है दोस्तों। आइए समझते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख, इधर दोस्तों अभिलेख है, इधर संबंधित शासक एवं उसकी विशेषताएं। ठीक है, जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों, ये कलिंग राजा खारवेल का है दोस्तों। ठीक है, किनका अभिलेख है? कलिंग राजा खारवेल। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख, कलिंग युद्ध का वर्णन दोस्तों इसी अभिलेख में मिलता है। कौन से अभिलेख में? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों कलिंग राजा खारवेल के बारे में बताया गया खास करके। और कलिंग युद्ध जो दोस्तों 361 ईसा पूर्व में हुआ था, इसी में दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख, इसमें दोस्तों रुद्र दामन के बारे में बताया गया दोस्तों। रुद्र दामन जो सुदर्शन झील के विषय में जानकारी मिलता है दोस्तों, खास करके जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद दोस्तों नासिक अभिलेख, इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी यानी सातवाहन शासकों की उपलब्धियां दोस्तों नासिक अभिलेख के में डिस्कस किया गया है, खास करके गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख दोस्तों, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया दोस्तों, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया दोस्तों किसमें? प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। एहोल अभिलेख दोस्तों, इसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में किसमें बताया गया दोस्तों? एहोल अभिलेख में बताया गया है। ठीक है, यशोवर्मन में दोस्तों किसमें बताया गया है? मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन के बारे में बताया गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी दोस्तों मंदसौर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी दोस्तों किसमें मिलती है? तो ग्वालियर अभिलेख में किसमें मिलता है? गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख, ये दोस्तों इसके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती, स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों किसमें? तो भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, जो हुर्नों पर विजय का विवरण दिया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, हुर्नों का जो आक्रमण किया गया था खास करके उसके बारे में भीतरी स्तंभ अभिलेख में मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख में दोस्तों किनके बारे में बताया गया है? बंगाल शासक विजय सेन के बारे में बताया गया दोस्तों देवपाड़ा अभिलेख में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बांस खेड़ा तथा मधुबन अभिलेख दोस्तों, इस किसके बारे में बताया गया? हर्षवर्धन की उपलब्धियों का विवरण दोस्तों बांस खेड़ा अभिलेख तथा मधुबन अभिलेख में मिलता है, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का विवरण। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, इधर है दोस्तों और कुछ अभिलेख है, जैसे कि बालाघाट एवं काले अभिलेख दोस्तों। सातवाहन शासकों की उपलब्धियां दोस्तों कहाँ मिलता है? बालाघाट एवं काले अभिलेख में। अयोध्या अभिलेख दोस्तों, शुंग शासकों की जो उपलब्धियां हैं वो अयोध्या अभिलेख में मिलती है। भरहुत अभिलेख दोस्तों, शुंग शासकों द्वारा निर्मित जो दोस्तों यानी शुंग शासकों द्वारा निर्मित जो भी किया गया है वो भरहुत अभिलेख में मिलता है।
उसके बाद दोस्तों एरन अभिलेख, दोस्तों एरन जो भानुगुप्त के बारे में बताया गया है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य दोस्तों एरन अभिलेख में मिला है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। एरन जो अभिलेख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भानुगुप्त यानी सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो एरन अभिलेख में मिला था, ठीक है। आइए समझते हैं। साहित्यिक स्रोत देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्यों में वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन साहित्य आदि शामिल है। जबकि लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मार्कगीनामित्रम, रास्तरंगिणी आदि शामिल है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे विदेशी यात्रियों का विवरण, समझिएगा। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों लेखकों को विवरण से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें मुख्यतः यूनानी, रोमन, अरबी एवं चीनी यात्री सम्मिलित है दोस्तों, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, देखिए इधर दोस्तों यात्री है, लेखक, पुस्तक है दोस्तों, संबंधी विवरण है। जैसे कि बात करेंगे मेगास्थनीज दोस्तों, क्या था? ये यात्री था। ये इसकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? इंडिका। याद रखिएगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? इंडिका है, ठीक है। ये मौर्यकालीन समाज व संस्कृति का उल्लेख मिलता है दोस्तों, खास करके याद रखिएगा कि इंडिका में किसका उल्लेख मिलता है? मौर्यकालीन समाज व संस्कृति का उल्लेख मिलता है दोस्तों, इंडिका, ठीक है। अगला दोस्तों प्लिनी है दोस्तों, यात्री था प्लिनी, जो इनका पुस्तक का नाम था दोस्तों नेचुरल हिस्टोरिका। भारत व इटली के मध्य व्यापार, वनस्पतियों, खनिजों का उल्लेख मिलता है दोस्तों किसमें? तो नेचुरल हिस्टोरिका में मिलता है खास करके, ठीक है, याद रखिएगा। टॉलमी दोस्तों, ये ज्योग्राफी एवं पेरिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, यानी कि टॉलमी के पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफी एवं पेरिप्ल पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, यानी पुस्तक का नाम है टॉलमी का। इसमें तो बताया गया है कि भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है दोस्तों इस पुस्तक में, ठीक है, टॉलमी के पुस्तक में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों हेरोडोटस, अगर बात करेंगे हेरोडोटस, जिसकी पुस्तक का नाम दोस्तों हिस्टोरिका है, ठीक है। और हिस्टोरिका में क्या वर्णन किया गया दोस्तों? भारत व फारस के मध्य संबंधों का जो वर्णन दोस्तों किसमें किया गया है? हिस्टोरिका में किया गया है, ठीक है। फाहियान दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछता है। फो क्यू की यू की, ठीक है, फो के यू की जो है दोस्तों, ये फाहियान की पुस्तक का नाम है। इसमें गुप्त कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण मिलता है। हेनसोंग दोस्तों, इसके पुस्तक का नाम दोस्तों सीयूकी है, ठीक है। हर्षकालीन भारत का वर्णन मिलता है दोस्तों किसमें? तो सीयूकी पुस्तक में, ठीक है। हेनसोंग दोस्तों चीनी यात्री था, जिसके पुस्तक का नाम सीयूकी है, जिसमें हर्षकालीन भारत का वर्णन मिलता है। हेली दोस्तों हेनसोंग की जीवनी है, ठीक है। हेली पुस्तक में क्या है दोस्तों? हेनसोंग की जीवनी में रूप से हर्षकालीन इतिहास का वर्णन मिलता है दोस्तों, हेनसोंग की जीवनी, ठीक है। इतसिंग दोस्तों, याद रखिएगा, इतसिंग अगर बात करेंगे, अगर देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इत्सिंग के बारे में समझिए। यहाँ पे इत्सिंग की अगर बात करते हैं दोस्तों कि नालंदा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत का उल्लेख मिलता है दोस्तों, खास करके इत्सिंग के द्वारा मिलता है, ठीक है। मार्को पोलो दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। मार्को पोलो की अगर बात करते हैं दोस्तों, पांड्य साम्राज्य का इतिहास, ठीक है, याद रखिएगा, पांड्य साम्राज्य का इतिहास। मार्को पोलो दोस्तों ये भी क्या था? विदेशी यात्री था, ठीक है। अल्ब्रुनी की बात करते हैं दोस्तों, अल्ब्रुनी राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का वर्णन मिलता है दोस्तों अल्ब्रुनी के बुक में, ठीक है। आइए समझते हैं यहाँ पे, देखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है? अल मसूदी, जिसमें दोस्तों राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों का इतिहास मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास का काल विभाजन। प्राचीन भारतीय इतिहास का काल विभाजन, प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को इतिहासकारों ने अध्ययन की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों, जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों क्या है? लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं है। आर्ध ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य प्राप्त परंतु अपठनीय है, यानी लिखित है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। ऐतिहासिक काल में दोस्तों क्या है? पठनीय लिखित साक्ष्य प्राप्त है, यानी कि पढ़ने पढ़ने लायक दोस्तों लिखित साक्ष्य प्राप्त है दोस्तों किसमें? ऐतिहासिक काल में, ठीक है। सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों हम लोग क्या? तो प्रागैतिहासिक काल। आइए समझते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि पाषाण काल के बारे में, ठीक है, देखिए भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता की खोज
वर्ष 1863 में हुई थी। इस दौरान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पलवरम से प्रथम पूरा पसानकालीन उपकरण प्राप्त किया। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में सर्वप्रथम पसारकालीन सभ्यता की खोज कब किया गया था? 1863 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इस दौरान भूवैज्ञानिक जो था रॉबर्ट ब्रॉसफुट ने मद्रास के पलवरम से प्रथम प्रपसालनकालीन उपकरण का प्राप्त किया था। अध्ययन की दृष्टि से पसान काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों पूरा पसान काल। क्या है पूरा पसान काल? देखिए, भारत में पूरा पसान युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन युग से हुआ है दोस्तों, खास करके याद रखिएगा। तो भारत में जो पूरा पसान युगीन युगीन का जो सभ्यता का जो विकास हुआ है, ये प्लाइस्टोसीन युग से हुआ है। इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट यानी शिकार था। क्या था दोस्तों? यानी मानव की जो मुख्य जीविका था वो क्या था? शिकार था। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका यानी खास करके याद रखिएगा, भीमबेटका की जो गुफा है दोस्तों कहाँ स्थित है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी काल में हेमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ दोस्तों। इसी काल में, कौन से काल में? तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मध्यपाषाण काल। ठीक है, मध्यपाषाण काल, इसी काल के पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान की बागौर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी काल के यानी मध्यपाषाण काल के पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान की बागौर से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदाह नामक स्थल से मध्यपाषाण कालीन मानव अस्थि मंजर प्राप्त हुए थे। इसे भारत में मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य माना जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नवपाषाण काल। यहाँ पे देखिएगा, नवपाषाण काल, इसी काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। इसी के साथ इलाहाबाद के कोल्डेवा से चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिए खास करके कि नवपाषाण काल में दोस्तों कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, और उसके बाद इलाहाबाद के कोल्डेहवा से चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस काल में मानव कृषि के साथ साथ पशुपालन भी क्या करते थे? यानी नवपाषाण काल में दोस्तों क्या करते थे? कृषि के साथ साथ पशुपालन भी क्या करते थे? ठीक है, आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे, इसी काल की सबसे बड़ी खोज दोस्तों क्या थी? पहिए का आविष्कार का पहिए का जो आविष्कार था। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहिए का जो आविष्कार किया गया था वो दोस्तों नवपाषाण काल में ही किया गया था। तो नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ दोस्तों। आग का जो दोस्तों आविष्कार हुआ था वो दोस्तों नवपाषाण काल से ही हुआ था। ठीक है, कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के शव के साथ साथ उसके पालते कुत्तों को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के शव के साथ साथ यानी उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। यानी कि पालतू कुत्तों को भी दफना दिया जाता था दोस्तों साथ में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। आइए समझते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है दोस्तों। ठीक है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। ये सबसे भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है दोस्तों। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। क्या थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, रेडियो कार्बन 14, ठीक है, यानी कार्बन 14 तकनीक के माध्यम से इस सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया है। यानी 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इस काल का बताया गया दोस्तों। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर दो भागों में विभाजित थे, दुर्ग और निचला शहर। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो क्या था? एक नगरीय सभ्यता था और नगर दो भागों में विभाजित था दोस्तों, दुर्ग और निचला शहर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार, कृषि तथा पशुपालन था। ठीक है, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था, कृषि था और क्या था दोस्तों? पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल एवं अनेक फल उगाते थे दोस्तों। यानी कि ठीक है, याद रखिएगा, मेन रूप से गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल अनेक फल उगाते थे। खासकर कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे
अगर हम लोग बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन प्रयोग किया करता था, ठीक है, यानी किया जाता था, खास करके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा। इस सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मार्त देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी कि मार्त देवी की पूजा किया जाता था दोस्तों सिंधु सभ्यता में, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे, जैसे कि हम लोग धरती माता को अभी भी पूजते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या उन लोग भी क्या करते थे, तो धरती को उर्वरता यानी कि उपजाऊ के नाम पर दोस्तों क्या करते थे इन लोग, देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे, ठीक है। वृक्ष पूजा एवं लिंग पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पशुओं में कुबड़ वाला बैल इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो कुबड़ कुबड़ वाला जो बैल होता था दोस्तों, उनको भी पूजा किया करते थे इन लोग। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। सूती वस्त्र पहनते थे और ऊनी वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन के लिए दोस्तों मछली पकड़ना, शिकार करना, पक्षु पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। इन लोग का मनोरंजन के लिए दोस्तों साधन था। अब हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल एवं उसकी स्थिति। आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, समझिएगा। देखिए इधर दोस्तों क्या है, स्थल है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, खोजकर्ता है, अवस्थिति है दोस्तों, महत्वपूर्ण खोज है। जैसे हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा स्थल का जो खोज किया गया था वो दयाराम साहनी ने किए थे 1921 में। कब किए थे, 1921 में। देखिए इस हड़प्पा कहाँ स्थित है दोस्तों, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांडुगो मिरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले याद रखिएगा कि हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांडुगो मिरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों हड़प्पा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण खोज किया गया था हड़प्पा से क्या क्या, बलुआ पत्थर की बनी मानव मूर्तियां खोज किया गया था, अन्नागार और बैलगाड़ी दोस्तों, बैलगाड़ी खोज किया गया था। कहाँ से, तो हड़प्पा से खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज किए थे राखालदास बनर्जी ने 1922 में किए थे, याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ स्थित है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़कना जिले में स्थित है दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। हड़प्पा दोस्तों और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा जो है दोस्तों मांडुगो मिरी जिला में है दोस्तों, रावी नदी के तट पर, और मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों ये लड़कना जिले में है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार दोस्तों, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिला है, पशुपति महादेव की मोहर मिला है दोस्तों, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिले हैं, बने हुए कपड़े मिले हैं दोस्तों, बुने हुए कपड़े, ठीक है। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए सुत कांगेडोर की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये याद रखिए दोस्तों, खोज स्टाइन 1927 में किए थे। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कौन, सुत कांगेडोर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सुत कांगेडोर में क्या क्या खोजा गया था, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था दोस्तों सुत कांगेडोर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो खोज किसने किया था, NG मजुमदार ने 1931 में किए थे, याद रखिएगा। चंदहुदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है, चंदहुदड़ो, याद रखिएगा। चंदहुदड़ो से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, चंदहुदड़ो से, ठीक है, याद रखिएगा। मनके बनाने का जो कारखाना है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, चंदहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला दोस्तों आमरी, इसका खोज दोस्तों NG मजुमदार 1935 में किए थे। ये दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हिरन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों, आमरी से मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कालीबंगन दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, इसका खोज घोष 1953 में किए थे, याद रखिएगा। ये राजस्थान के घाघर नदी किनारे स्थित है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है जो घाघर नदी किनारे स्थित है दोस्तों कालीबंगन। और दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, अग्नि वेदिकाएं, ऊँट की हड्डियाँ दोस्तों, लकड़ी का हल मिला है। क्या मिला है दोस्तों, लकड़ी का हल भी मिला है। लोथल दोस्तों याद रखिएगा, R राव 1953 में इसका खोज किए थे। लोथल, लोथल दोस्तों गुजरात में है, गुजरात में कैम्बे खाड़ी के समीप भोगवा नदी किनारे स्थित है दोस्तों। लोथल याद रखिएगा, लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है दोस्तों, गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसका खोज R राव 1953 में किए थे। और यहाँ से दोस्तों मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, धान की भूसी, अग्नि वेदिकाएं, शतरंज का खेल दोस्तों यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों सुरकोटदा,
जेपी जोशी ने 1964 में किया था इसका खोज। ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। घोड़े की हड्डियां और मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुर कोटरदा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों बनावली। याद रखिएगा RS विस्ट 1974 में इसका खोज किए थे। जेपी जोशी दोस्तों 1967 से 68 खोज करता थे दोस्तों, याद रखिएगा, खास करके बनावली। ठीक है, बनावली दोस्तों कहाँ स्थित है? ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, हरियाणा के हिसार जिले में दोस्तों बनावली स्थित है। यहाँ से दोस्तों मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों धौलावीरा दोस्तों, ये गुजरात में है, याद रखिएगा। ये दोस्तों इसका खोज RS विस्ट 1990 में किए थे। ठीक है, उत्खनन करता था दोस्तों, यानी उत्खनन किए थे। ये दोस्तों धौलावीरा गुजरात में कच्छ रण के में स्थित है दोस्तों। यहाँ से जल निकासी प्रबंधन जल कुंड धौलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं दोस्तों वैदिक काल। आइए देखते हैं वैदिक काल दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वैदिक काल। आइए पढ़ते हैं। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, ठीक है, जिसका दोस्तों याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। किसका? पूर्व वैदिक काल का या फिर ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, याद रखिए दोस्तों उत्तर वैदिक काल का दोस्तों जो इसका काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदीतमा यानी नदियों में प्रमुख कहा गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से 2-3 सवाल बनता है। तो 3 सवाल ये बनता है दोस्तों कि वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल का जो काल जो माना जाता है दोस्तों वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल का जो काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है दोस्तों? सरस्वती है। ठीक है, जिसको क्या कहा गया है? नदियों में प्रमुख कहा गया है। आर्यों एवं वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से होती है दोस्तों। ठीक है, आर्य और वैदिक काल की जो जानकारी मेन रूप से होती है वो ऋग्वेद से होती है। वेद दोस्तों 4 हैं, कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। ठीक है दोस्तों, वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए वैदिक संहिताओं का सही क्रम, वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद है। वेदांग कितने हैं दोस्तों? वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद दोस्तों 6 वेदांग है। वेद 4 है, वेदांग 6 हैं। ठीक है, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहलाता है। चारों वेदों को अगर सम्मिलित कर देंगे तो क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदयत्री या त्रयी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद को वेदत्रयी या फिर यत्रयी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णयक ग्रंथ एवं उपनिषद ग्रंथ से प्राप्त होते हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन का जो सभ्यता की जानकारी मूल रूप से होती है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों, आर्णयक ग्रंथ एवं उपनिषद ग्रंथ से प्राप्त होते हैं उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है और सबसे प्राचीन है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूत्र हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है दोस्तों? ऋग्वेद है। और सबसे पुरानी यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल होते हैं और 1028 सूत्र होते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का जो दोस्तों 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? दोस्तों सोम को समर्पित है। ठीक है, अस्तो माँ सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। अस्तो माँ जो सदगमय जो है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने किए थे। ठीक है, देखिए गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। मंडल 10 होते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, और गायत्री मंत्र का जो रचनाकार है दोस्तों कौन है? वो विश्वामित्र है। ठीक है, ये आपको भी ध्यान रखना है। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, जबकि चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम जबलोपनिषद में मिलता है। जबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद से बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार एवं कारीगर आदि शिल्प वर्ग की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में प्रमुख व्यवसायियों का उल्लेख प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद में
प्रमुख व्यवसायियों का उल्लेख प्राप्त होता है। तक्षण बढ़ई, धातुकर्मी, धातु का कार्य करने वाले, ठीक है, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय यानी कि जुल्लाहे, कुंभकार यानी कुलाल आदि, ठीक है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र हैं। याद रखिएगा, ऋग्वेद के जो प्रमुख सर्वप्रमुख देवता हैं वो कौन है? इंद्र है। इसे पुरंदर भी कहा जाता है दोस्तों। इंद्र को क्या कहा जाता है? पुरंदर कहा गया है। यह बादल एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त हैं दोस्तों। क्या है? 250 सूक्त। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कट गया है। आइए दोस्तों यहाँ पे समझते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में इंद्र के स्थान पर क्या किनको मिला है? प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला है। यजुर्वेद में ब्रीही यानी धान, यव यानी जौ, मान यानी उड़द, मुद्ग यानी मूंग, गोधूम यानी गेहूं, ठीक है, मसूर आदि अनाजों का वर्णन मिलता है। अर्थववेद में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख हुआ है दोस्तों। ठीक है, यानी सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख किस वेद में हुआ है दोस्तों? तो अर्थववेद में हुआ है, जिसको अर्थववेद दोस्तों सबसे नया वेद है, सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद है। निष्क, सतनाम, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। ठीक है, देखिए, अनाज मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता था? खास करके द्रोण का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि निष्क जो है, सतमान, पाद, कृष्णल दोस्तों, यह सब क्या था? माप की विभिन्न इकाइयां थी। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। मोक्ष जो प्राप्त होता है दोस्तों, उसकी चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलती है? उपनिषद। और उपनिषद दोस्तों कितने होते हैं? 108 होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। पूर्ण जन्म की जो अवधारणा दोस्तों, ये बृहद्रक रानायक उपनिषद में मिलती है। बृहद रानायक उपनिषद में दोस्तों पूर्ण जन्म की अवधारणा मिलती है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशोपनिषद में किया गया है दोस्तों। ठीक है, ईशोपनिषद में किसका सिद्धांत का किया गया है? निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन जो सर्वप्रथम ईशोपनिषद में किया गया है। यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में मिलता है दोस्तों। याद रखिएगा कि यम और नचिकेता का जो संवाद है सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। ऋग वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि ऋग वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था। इसके अलावा इसमें अन्य इकाइयों के रूप में ग्राम, विश्व एवं जन का उल्लेख भी हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुचारण था। पशुओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं एवं अनुष्ठान किए जाते थे। ठीक है, गाय को अघन्य अर्थात ना मारे जाने वाले पशु कहा गया है दोस्तों। खास करके गाय को, गाय से संबंधित विभिन्न शब्दों के उल्लेख से मिलता है कि गोमत यानी धनी, ठीक है, व्यक्ति, गविष्ठ यानी गाय की खोज, गोपति यानी गाय का रक्षक आदि। ठीक है, गाय से संबंधित विभिन्न शब्दों के उल्लेख मिलते हैं खास करके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे। यहाँ पे समझिएगा, देखिए, वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभात लोगों की संस्था थी। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी दोस्तों। ठीक है, सभा जो था ये श्रेष्ठ एवं संभात लोगों की संस्था थी खास करके, और समिति जो था दोस्तों ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ईशान, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, खास करके समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। यह राजा को चुनने एवं पदच्युत करने का कार्य करती थी। ठीक है, अर्थववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अर्थववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है दोस्तों खास करके। आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे समझिए, देखिए, देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वेदों के, ठीक है, देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों वेदों के ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद। समझिएगा यहाँ पे, देखिए, इधर दोस्तों वेद है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, उपवेद, प्रावर्तक, उपवेद। ठीक है, आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए दोस्तों, खास करके ऋग्वेद दोस्तों, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। ऋग्वेद की बात करते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौस्तुकी ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अरण्यक दोस्तों, ऐतरेय और कौस्तुकी। ठीक है, वेद दोस्तों कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण, कौस्तुकी ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, पंडवीस ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण दोस्तों,
और तैतरी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण दोस्तों, गोपद ब्राह्मण, ठीक है। अगर अरण्यक की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग अरण्यक की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ऐत्रेय, कौस्तिकी, छंदोग्य, जैमिनीय, बृहन्नारायक, तैत्तिरीय निर्णायक दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा उपनिषद दोस्तों, ऐत्रेय उपनिषद, कौशिकी, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वेद कौन कौन से, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद दोस्तों, ठीक है। अब प्रवर्तक की बात करते हैं दोस्तों, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र दोस्तों, विश्वकर्मा, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उसके संस्थापक दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दर्शन दोस्तों, संस्थापक देखिए, न्याय दर्शन दोस्तों, महर्षि गौतम इसके संस्थापक थे। सांख्य दर्शन दोस्तों, महर्षि कपिल इसके संस्थापक थे। मीमांसा दर्शन दोस्तों, महर्षि जैमिनी इसके संस्थापक थे। योग दर्शन दोस्तों, इसके संस्थापक जो थे महर्षि पतंजलि थे। वैशेषिक दर्शन दोस्तों, इसके संस्थापक महर्षि कणाद थे दोस्तों, ठीक है। आइए यहाँ पे समझते हैं महाजनपद काल दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं महाजनपद काल। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। इसका उल्लेख दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि छठी शताब्दी में इसका उल्लेख किया गया दोस्तों, खासकर 16 महाजनपदों का जो विकास हुआ है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो उल्लेख किया गया है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में इसका उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। जो मगध जो महाजनपद था दोस्तों, ये सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स एवं अवंती थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। आइए यहाँ पे समझते हैं गणतंत्रीय राज्य। देखिए, बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे। बुद्ध काल का सर्वाधिक बड़ा व शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था दोस्तों। 10 गणतंत्र राज्य निम्न थे। कौन कौन थे यहाँ पे समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है दोस्तों आपके सामने, सबसे पहला कौन सा है, कपिल वस्तु के शाक्य, सुमार गिरी के मग, अलकंप के बुल्ली, केशपुत्र के कालाम, ठीक है, रामग्राम के कोलिये, कुशिनारा के मल, पावा के मल, ठीक है, पिपलीवन के मोरिया, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विद्रोह दोस्तों, विदेह, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सबसे पहला दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों, इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म दोस्तों टोटल 24 तीर्थंकर थे। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ जो देव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। महावीर के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था, ठीक है, याद रखिएगा। तो महावीर का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। जात्रिक, यहाँ पे देखिएगा, जात्रिक कुल के मुखिया थे, ठीक है, याद रखिएगा। खास करके अगर हम लोग बात करते हैं तो जात्रिक, ठीक है। देखिए दोस्तों, जात्रिक कुल के मुखिया थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग के बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, ठीक है दोस्तों, महावीर को जुम्भी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यह 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को स्वीकार किए थे, यानी गृह त्याग कर दिया 30 वर्ष की आयु में। तो 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद यानी कठोर तपस्या के बाद महावीर को जुम्भी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, याद रखिएगा सवाल पूछता है किस नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों इनको, ठीक है। किनको दोस्तों, महावीर स्वामी को। कैवल्य प्राप्त होने के बाद महावीर जो है जिन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य और निग्रंथ यानी बंधहीन कहलाए। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत कहा गया है खास करके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे दोस्तों, यानी अर्ध मागधी भाषा में दिए थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे।
ठीक है दोस्तों। उनके जो दामाद थे जामिल महावीर के प्रथम अनुयायी थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुनी जो थे वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म में पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य की व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो जैन धर्म में पांच पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य की व्यवस्था की गई है, खास करके जैन धर्म में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाहन बिहार राज्य के पावापुरी राजगिरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था। यानी 468 ईसा पूर्व में दोस्तों पावापुरी, ठीक है, याद रखिए राजगीर में महावीर की मृत्यु हो गया था दोस्तों। ठीक है, स्यायवाद यानी कि अनेकांतवाद अथवा सप्त भंगिनय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। कुछ प्रमुख शासक जैन धर्म के अनुयायी थे, जैसे कि उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा खारवेल, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट राजा, चंदेल शासक। ये सब तो क्या था दोस्तों? ये सब जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा कि जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गया था। तो महावीर जब जब महावीर का मृत्यु हो गया था 468 ईसा पूर्व में, तो जो दोस्तों जैन धर्म जो दोस्तों जैन मत जो है वो दो भागों में बंट गया था, श्वेतांबर में और दिगंबर में। ठीक है, दो संप्रदायों में बंट गया था। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि स्थूल भद्र के जो शिष्य थे यानी कि श्वेत श्वेत वस्त्र धारण करने वाले यानी कि सफेद कपड़ा पहनते थे, जो स्थूल भद्र के शिष्य थे वो क्या करते थे? जो श्वेतांबर कहलाए वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर या नग्न रहने वाले, जो भद्रबाहु के शिष्य जो थे दिगंबर, वो नंगा रहते थे, नग्न रहते थे। ठीक है, क्या कहलाए? नग्न कहलाए। जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में किया गया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया दोस्तों। ठीक है, तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में किया गया किसका जीवनियों का उल्लेख दोस्तों? तो जैन तीर्थंकरों के जीवनियों का जो संकलन है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में किया गया है, जो कि किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि जैन समितियाँ हुआ था दोस्तों। तो प्रथम संगीति जो हुआ था, याद रखिएगा, प्रथम संगीति दोस्तों ये कब हुआ था? प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति। प्रथम संगीति दोस्तों कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रथम जैन संगीति दोस्तों, और द्वितीय जो संगीति हुआ था ये 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो प्रथम संगीति हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था? ये दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। और द्वितीय संगीति दोस्तों बल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, अगर बात करते हैं, देखिए दोस्तों, प्रथम जैन संगीति जो अध्यक्ष थे उस स्थूलभद्र थे, और द्वितीय कौन थे दोस्तों? देवघी गणी थे। याद रखिएगा, आपको ध्यान रखें दोस्तों। देखिए, प्रथम जैन संगीति हुआ था, तो प्रथम संगीति में 12 अंगों का संकलन किया गया। वह जैन धर्म का दो भागों में विभाजन किया गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। ठीक है, द्वितीय जैन संगीति के दौरान जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध एवं संकलित किया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे शुरू होगा दोस्तों बौद्ध धर्म। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अभी बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। क्या था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक में दोस्तों गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया दोस्तों। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो गृह त्याग की घटना को दोस्तों महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। जब वो गृह त्याग करते दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में, उनके जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम थे, और अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए, अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ठीक है,
सिद्धार्थ को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों। सिद्धार्थ को क्या कहा जाता है? एशिया का लाइट कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है दोस्तों, खास करके सिद्धार्थ को। ठीक है। और अलार कलाम कौन थे दोस्तों? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी जो जिसको कहा जाता है तो वर्तमान में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ दोस्तों 6 वर्ष की कठिन कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में दोस्तों। ठीक है। निरंजना नदी के किनारे यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है, सिद्धार्थ को, तो ये बुद्ध कहे जाने लगे और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे दोस्तों, ऋषिपतनम। ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में उसको क्या कहा जाता है दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं कि बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में तथा कोसल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश दोस्तों कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे? तो कोसल देश की राजधानी था श्रावस्ती, वहीं पे दिए थे। बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन अनुयायी शासक थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली एवं आनंद थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गया था। ठीक है, कहाँ हो गया था दोस्तों? कुशीनारा यानी कुशीनगर, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, वहीं पे हो गया था उत्तर प्रदेश में। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु की जो घटना को क्या कहा गया दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, और इनका जो मृत्यु हो गया था 483 ईसा पूर्व में हो गया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है: दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कामंत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे समझिएगा, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, जैसे कि विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार के बीच शिक्षाएं खास करके इसमें विनय पिटक में। सुत्त पिटक दोस्तों धार्मिक सिद्धांत है तथा अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है दोस्तों सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का। ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक आधार पर हुआ था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उपसंपदा। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ये खास करके, ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों कश्मीर में हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। बिहार और बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान किया था दोस्तों। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रधान थे। आपको ध्यान रखना है कि बंगाल और बिहार के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया था। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। ठीक है, आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, यहाँ पे मेन रूप से दोस्तों पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? दोस्तों राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था समय? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके शासन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका अध्यक्ष भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों, फिर से समझिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों राजगिरी में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। शासनकाल किसका था दोस्तों? अजातशत्रु का। और इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति के, वो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों वैशाली में हुआ था। ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था।
किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। और अध्यक्ष कौन थे? साबाक मीर थे। तृतीय बौसिंगी दोस्तों पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में, कभी-कभी यहाँ पे 251 ईसा पूर्व भी देगा, ठीक है, घबराना नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं कि तृतीय बौसिंगी दोस्तों अशोक के शासनकाल में हुआ था और मोगलीपुत्र तीस जो थे इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौसिंगी दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसके जो शासनकाल में था कनिष्क का, और वसुमित्र एवं अश्वघोष जो थे इसके अध्यक्ष थे चतुर्थ बौसिंगी के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आइए आप लोगों को यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य से डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।